ऐसा होता है कभी कि जब हम सफलता के लिए निकलते हैं या तैयारी के दौर में होते हैं, तब बहुत सारे लोग थोड़े से वक्त के बाद ही कहने लगते हैं कि भाई पढ़ते पढ़ते तुम्हें बहुत वक्त हो गया है, इनका होगा कि नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, बाद में हमारे स्टेटस लगाने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वाकया आपके साथ हुआ? आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में मैं सुमित पाठक आज आपकी मुलाकात ऐसे महारथी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के उन ऊंचाइयों को हासिल किया है जो कि एक बच्ची के रहते काफी मुश्किलों का सामना किया, और इन्होंने एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी में लेवल 2 लेवल 5 पोस्ट पे अपना सिलेक्शन हासिल किया है। अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। अभी ये श्रम विभाग में कार्यरत हैं। आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुस्कान गौर से। बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान गौर आपका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आप लोग के साथ आके ऐसे बैठने का मौका मिलेगा। हम ऑफलाइन बैच में भी यही बोलते हैं बच्चों से, आप सिलेक्शन लेके आइए, आपके साथ कॉफी पे हम चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय शुरू करते हुए सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा, आपकी जर्नी में चारों विषयों में से सबसे पसंदीदा विषय कौन सा था आपका? सर बचपन से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या था? सर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मैथ्स, क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आती है। और कोई भी क्वेश्चन जैसे 3-4 बार लगाते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है, बार बार लगाएंगे फिर भी नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन ईगो पर आ जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है ये। कभी आपने ईगो को एग्जाम में तो अप्लाई नहीं कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में तो हम बिल्कुल अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर एक बार में पढ़ने में ही वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुरंत उसे स्किप करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर एग्जाम के वक्त आप इस चीज को लेके चले गए कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस हमने 10 बार लगाया है, 5 बार लगाया है, और प्रॉफिट लॉस का सवाल अगर हमसे नहीं हो रहा है तो बार बार ऐसा वहां नहीं लगाना है, वहां नहीं लगाना है। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा पसंदीदा रहा, तो ऐसा होता है जब हम एकेडमिक में होते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता है, वहाँ वो बहुत छोटी क्लास में होता है। यहाँ पे आके उसमें रुचि बढ़ने का क्या कारण था? सर शिव सर के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वो पढ़ाते थे क्लास में ही तो काफ़ी एनर्जिक वे में पढ़ाते थे। क्लास में ही चीज़ें समझ में आने लगती थी, सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती थी वहीं पे। फिर घर जाकर अगर उसको 1 से 2 बार भी रिवीजन कर लिया तो वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता था। ऐसे एक बात करना चाहेंगे, अभी बदलते दौर में परीक्षाओं के पैटर्न लगातार बदले जा रहे हैं। आपने महसूस किया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिले थे या हमें देखने को मिले थे, इस टाइप का कभी हुआ आपके साथ? जैसे एसएससी है तो वो एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसमें। ठीक है। हाँ, तो अगर हम जैसे हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं, किसी एक एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मैथ की बात को आगे बढ़ाएं तो मैथ में एक पार्ट आता है कैलकुलेशन का, उसमें अपने किस तरह से उस पर कमांड बनाई थी? सर कैलकुलेशन बेस्ड होती है प्रैक्टिस पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन को टाइम लगाकर सॉल्व करना चाहिए, टाइमर लगाकर कि इतने मिनट में हम कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं। मैथ को आप लगभग कितना समय दे देते थे? मैथ्स को 2 घंटे तो देने ही है कम से कम दिन में, पक्का। इससे कम बिल्कुल नहीं दे सकते आप। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये सच है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैथ में आपकी रुचि निरंतर बढ़ती गई। क्या आपको एग्जाम में इसके रिजल्ट देखने को मिले थे? बिल्कुल। मैथ्स में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं ट्री में, तो उसमें 24, 23 मेरे हमेशा सही रहे हैं। गुड। और मेंस में? मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर रहा है। हो जाता था थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता था वो। कोई बात नहीं, सफलता में असफलताएं आती रहती हैं, उनसे हमें घबराना नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जिसमें थोड़ा सा आप लैग करे हो या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ऐसा कोई विषय रहा आपका? वो सर जीएस काफी वास्ट रहती है, समझ भी नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये तो होता है।
अगर मैं आपसे बात करूं, आप लगभग एक दिन में या एक सप्ताह में कितने मॉक टेस्ट दे देते हैं? सर मॉक 3 से 4 ही देते थे, लेकिन उनका एनालिसिस करते थे। बहुत ज़्यादा मॉक लगाने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक हम उनका एनालिसिस ना करें। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि मॉक लगाना ही एक बड़ी चीज नहीं होती है, मॉक का एनालिसिस करना, उससे क्वेश्चनों को छांटना, कौन से क्वेश्चन डुएबल थे, कौन से टाइम टेकिंग थे, उस चीज को एक अलग कॉपी पे नोट करना, अलग वे में नोट करना, इस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखा था। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि लगभग कितने मॉक टेस्ट आपने अपनी जर्नी में दिए होंगे? लगभग सर 150 से 200 तक दिए होंगे। 150 से 200 तक? सीरियसली? हाँ। 150 से 200 क्वेश्चन मॉक टेस्ट इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद सबसे पहली सफलता की सीढ़ी कब मिली थी आपको? सर सबसे पहले जीडी में हुआ था, लेकिन उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि मेरा उस फील्ड में, हमें फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने जीडी को स्किप कर दिया। फिर सीएचएसएल में हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद एनटीपीसी में हुआ और इस टाइम यहाँ पर श्रम विभाग में कार्यरत है। इस सफलता की जर्नी में सबसे अहम किरदार आपके जीवन में कौन रहा? सर मेरे बाबा, वो रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर थे, तो बचपन में ही उनको देख के मोटिवेशन आता था कि नहीं हमें इन्हीं की तरह बनना है। गुड। हाँ, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, फादर की इनकम ज़्यादा नहीं थी, तो बाबा ने हमेशा सपोर्ट किया पढ़ाई को लेकर, हमेशा कि नहीं तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है। और इतना सपोर्ट करते थे, पीटीएम होती थी तो उन्हीं को लेके जाते थे। हाँ, और अगर उसमें जैसे 25 में से 24 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो हमें सबके सामने डांटने लगते थे कि इतने एक नंबर कम पे भी, हाँ, कि इतने एक नंबर तुमने कम क्यों लाए। बल्कि टीचर्स बोलते थे कि नहीं अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो डांटते थे कि एक नंबर कम है, क्यों आए इतने। तो सबसे बड़ा रोल उनका रहा है, ठीक है। अब ये होता है कभी कभी सफलता और असफलता हमें मिलती है, जो जर्नी होती है उसमें कभी ऐसा वक्त आया जब आप टूट गए हो? सर बीच बीच में जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्स दिए तो 2 से 3 एग्जाम दिए तो बहुत कम मार्क्स आए और उससे मतलब हो नहीं पाया, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे कि नहीं हमसे नहीं होगा, और हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ, हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ऐसे करके थे। तो ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, फिर डीमोटिवेट हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं प्रैक्टिस करो तभी हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना शुरू किया। फिर 1-2 एग्जाम थे उसमें 0.25 नंबर से रुका, तो तब मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं इतने नंबर से रुक रहा है तो ये एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। फिर हमने और अच्छे से प्रैक्टिस करी और फिर एग्जाम्स क्रैक्स होने लगे। एग्जाम के बाद एग्जाम को आप कवर करते चले गए। ऐसा होता है कभी कि जब हम सफलता के लिए निकलते हैं या तैयारी के दौर में होते हैं, तब बहुत सारे लोग थोड़े से वक्त के बाद ही कहने लगते हैं कि भाई पढ़ते पढ़ते तुम्हें बहुत वक्त हो गया है, इनका होगा कि नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, बाद में हमारे स्टेटस लगाने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वाकया आपके साथ हुआ? शुरू में जब हमने तैयारी चालू करी थी तो 1 साल तक करीब हमने पढ़ाई की, तो लोग मम्मी से आके बोलते थे कि अरे सब लोग तैयारी करते हैं, सबका नहीं होता है तो इनका भी नहीं होगा। पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब ज़्यादा रिश्तेदार आते थे, अच्छा किस चीज़ की तैयारी कर रही हो, अभी तैयारी कर रही हो, ये बातें बोलते थे वो। तो अब जब हो गया सिलेक्शन तो वही लोग फोटोज लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। पहले दिन के कभी कॉल नहीं आते थे, वो लोग कॉल कर करके बोल रहे हैं कि आओ कभी घर पे मिलने। तो इस तरह से लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों को फेस करना पड़ता है कि तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, पढ़ाई से नाता नहीं है। ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ? हाँ, शुरू में जब हमने तैयारी चालू करी थी तो रिश्तेदार बोलते थे कि अरे रहने दो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, शादी कर लो। मम्मी से काफ़ी बार उन्होंने कहा, लेकिन बाबा ने मेरे सपोर्ट किया हमें। बाबा ने कहा कि नहीं जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती है शादी का नाम भी नहीं लेना है इस घर में। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मतलब फिर घर में किसी ने बोला नहीं दोबारा कि शादी कर देनी चाहिए तुम्हारी। आप उन बच्चियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो घर में रह के जिन्हें इस बात से रोक दिया जाता है कि आप लड़की हो, आपको घर बैठ के रहना चाहिए, आपको घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए, आपको नाइट क्लास नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरह का बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
घर वालों को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए Good. कि वो जो भी कर रहे हैं बच्चे वो सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट क्लास में जा रहे हैं तो कहीं घूम रहे होंगे। नाइट क्लास होती है इस कोचिंग में तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, एक टॉपिक एक दिन में पूरा कवर हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी स्टडी मटेरियल के बारे में। आपने किन किन बुकों का यूज किया था? अगर हम मैथ की बात करें तो कौन सी बुक खरीदी थी आपने? सर मैथ्स के लिए सर जो शीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसी को 3 से 4 बार लगाया था। और गगन सर की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर, और मेंस की भी एक बुक आती है, बस वो 2 बुक्स लगाई। रीजनिंग में सर किरण की प्रीवियस ईयर आती है, वो लगाई थी। अच्छा, रीजनिंग में कभी ऐसा हुआ कि दोबारा से तैयारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अगर अच्छे से, हाँ, तो बस प्रैक्टिस रहती है। बाकी रीजनिंग का कोई कोर्स बहुत वैसा नहीं है कि इसको ऐसे पढ़ना थोड़े से है। समय से हाँ, थोड़े से टाइम में ही कवर हो जाता है वो। जीएस में कोई बुक? सर जीएस में सर क्लास में ही नोट्स बनवा देते थे इतने सारे कि अगर उसको ही हम अच्छे से पढ़ेंगे तो जीएस की कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात अगर इंग्लिश की जाए तो, और आप हिंदी मीडियम से, आपने बताया हिंदी मीडियम से आप रही हैं, तो इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाहिए? सर इंग्लिश में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लगाई थी, और जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, PQRS होते हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से कवर हो जाता है। और वोकैब होता है एक बहुत बड़ा पार्ट इंग्लिश में, तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक प्रेफर की थी। ब्लैक बुक सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके। हाँ। उसके लिए आप कैसे करते थे? न्यूज़पेपर पढ़ते थे? न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है उससे। और उसमें वोकैबुलरी होती है बहुत सारी, तो उसको हाईलाइट करके एक कॉपी में उसके नोट्स बनाते जाते थे कि ये वोकैबुलरी टफ है, और उसको फिर अलग से डे बाय डे लर्न करते रहते थे। आपके टाइम टेबल पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। टाइम टेबल आप किस तरह से बनाते थे और कितने घंटे लगभग कितने दिन में देते थे? सर यहाँ पे 7:30 बजे से 11:30 बजे तक की क्लास चलती थी हमारी। उसके बाद ST हॉल है हमारा, हाँ, ST हॉल है, हाँ। तो वहाँ पर हम 5 बजे तक पढ़ते थे। जितनी भी चीजें सर ने क्लास में बताई, सुबह से लेके शाम तक का पूरा यहीं? हाँ, यहीं पे पूरा कवर कर लेते थे। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद फिर घर जाते थे तो 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाते थे। हाँ, होम ट्यूशन भी देते थे आप? बड़ी संघर्ष, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो ये सब करना पड़ रहा था। तो 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाते थे, फिर रात में नहीं पढ़ पाते थे घर पे जाके, फिर क्योंकि इतना दिन भर में थक हो जाता था। हाँ। इतना सब कुछ आपने इतना सफ़र किया है, आपका सफ़र बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा उन बच्चियों को, उन बच्चों को जो कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। खुद पढ़ने के बाद, होम ट्यूशन देने के बाद, और एक ऐसी जगह से निकल के आई जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए उतना पैम्पर नहीं किया जाता है। तो सफलता एक इस तरह का हलवा नहीं है कि आप कल से तैयारी करो और आज मिल जाए। अगर मैं बात करूं आपसे, पहली सफलता आपको कितने वक्त बाद मिल गई थी? सर पहली सफलता 2 साल के बाद मिली थी। शुरू करी थी हमने 12th के बाद, प्रिपरेशन घर पे ही थोड़ी बहुत पढ़ना चालू कर दिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 1 साल के बाद मेरा GD का पहला पेपर क्लियर हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर एक के बाद एक पेपर क्लियर होते गए। चलिए, यहाँ तक 21 की एज में सर फर्स्ट जॉब हमें मिल गई। फर्स्ट जॉब 21 की एज पे मिल गई थी आपको, बहुत बढ़िया। ये बहुत एक मिसाल रहेंगी उन बच्चियों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।